तो हेलो गुरु लोग, मेरा नाम है केशव और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये एक तरीके का डीजनरेटिव डिजीज है जिसे हम लोग आमतौर पर लेमन लैंग्वेज में गठिया रोग, और ये डिजीज है ये आजकल काफ़ी कॉमन है। हर दूसरे एल्डरली पर्सन में हमें ये देखने को मिल जाता है। तो गुरु लोग, आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स एंड कॉजेस, फिर उसके बाद इसका पैथोजेनेसिस, फिर उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स और फिर एंड में इसका ट्रीटमेंट। तो गुरु लोग कॉपी निकालो, आज का टॉपिक डालो, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो गुरु लोग, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो एक तरीके का डीजनरेटिव डिजीज है जिसमें हमारे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, जो हाइलाइन कार्टिलेज है, वो एक टाइम के साथ साथ वो घिसने लगता है। धीरे धीरे टाइम के साथ उसका डीजनरेशन होने लगता है और जैसे जैसे वो डीजनरेट होता है वो घिस घिस करके पतला हो जाता है और एक टाइम ऐसा आता है जब वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद हमारी जो बोन्स है वो आपस में टकरा करके घिसने लगती है। तो जिस जॉइंट में ये सारी चीजें होती हैं उसके बाद उसमें इन्फ्लेमेशन के साइंस आने लगते हैं। हमारे मोस्टली वेट बेयरिंग जॉइंट्स में देखा जाता है, लाइक नी, एंकल एंड हिप। तो अब हम बात करते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, जिसके दो टाइप्स हैं, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी टाइप है इसका वो हमारा एज के साथ होता है। ये एज के साथ जो हमारा हाइलाइन कार्टिलेज है वो डीजनरेट हो जाता है और ये मोस्टली एल्डरली पीपल में देखा जाता है। और इसमें मोस्टली जो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं नी, हिप और एंकल। और जो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है इसका जो कॉज है वो अननोन है, ये इडियोपैथिक आर्थराइटिस है। बस यही माना जाता है कि एज के साथ साथ जो हमारा हाइलाइन कार्टिलेज है वो कमजोर हो जाता है, वो धीरे धीरे डीजनरेटिव चेंजेस शो करने लगता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। जो हमारा सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये हमारा एडोलेसेंस से लेकर के अडल्ट पीरियड में कभी भी हो सकता है। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि ये ओल्ड एज पीपल में ही देखा जाए। और ये भी सेम वेट बेयरिंग जॉइंट्स में ही होता है या फिर और बाकी जॉइंट्स में भी हो सकता है। और जो हमारे सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है इसके कॉजेज में आते हैं हमारे कोई भी कंजेनाइटल माल डेवलपमेंट ऑफ जॉइंट, अगर कोई भी जॉइंट ठीक से नहीं बना है या फिर ठीक से अलाइंड नहीं है, या फिर कोई भी माल अलाइनमेंट डिफॉर्मिटी है जॉइंट में, या फिर कोई भी ऐसा जॉइंट डिजीज जिसकी वजह से बोन सर्फेसेस इरेगुलरिटी आ जाए, या फिर कोई भी ऐसा एक्सीडेंट या ट्रॉमा जिसकी वजह से हमारे जो जॉइंट्स हैं वो माल अलाइन हो जाए, या फिर उनके जो जॉइंट सर्फेसेस हैं वो इरेगुलर हो जाए, और या फिर जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा ओबीज या फिर ओवरवेट। तो कॉजेस के बाद हम इसके जानते हैं कि इसका पैथोजेनेसिस क्या होता है, कि मतलब इसकी सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं जिससे ये एंड अप करता है ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो डीजनरेटिव कंडीशन है हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज की। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसमें ओवर वेट बेयरिंग की वजह से या फिर इरेगुलर वेट बेयरिंग की वजह से जो वाटर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद जो उसके प्रोटियोग्लाइकेन स्टोर्स होते हैं वो धीरे धीरे डिप्लीट होने लगते हैं, और जब प्रोटियोग्लाइकेन स्टोर्स जो हैं वो डिप्लीट होते हैं तो धीरे धीरे जो हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसमें धीरे धीरे फिब्रिलेशन होने लगता है, वो धीरे धीरे हार्ड हो जाता है। और जब हार्ड हो जाता है, जब बोन्स आपस में ग्राइंड करती हैं, आपस में रब करती हैं जॉइंट मूवमेंट पे, तो वो धीरे धीरे ग्राइंडिंग मैकेनिज्म की वजह से रब हो करके डिप्लीट हो जाता है, पूरी तरीके से घिस जाता है। फिर उसके बाद जब वो पूरा घिस जाता है, जो हमारी बोन है वो एक्सपोज हो जाती है, और एक्सपोज होने के बाद उसके जो जॉइंट सर्फेसेस हैं वो ग्लॉसी और शाइनी हो जाते हैं एक दूसरे में रब करने की वजह से। और फिर उसके बाद जो कार्टिलेज था हमारा वो पूरे साइनोवियर फ्लूइड में फैल गया था, वो धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगता है जॉइंट कैप्सूल पे, और जॉइंट कैप्सूल पे डिपॉजिट होकर के वो उसे भी हार्ड बना देता है। और जब वो हार्ड हो जाता है तो हमारा जो जॉइंट है वो स्टिफ हो जाता है,
और फिर उसके बाद हमारी बॉडी जो है वो उसके आसपास इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट कर देती है और फिर वो जो जॉइंट है वो एंड अप करता है एक ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट। तो गुरु लोग, ये तो हो गया कि जो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो होता कैसे है। अब हम ये जानते हैं कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला साइन है वो होगा हमारा पेन, क्योंकि जब हमारी जो स्टिफ कार्टिलेज हैं आपस में रब करेंगे तो वो पेन प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद जो हमारा साइन आएगा वो होगा क्रेपिटस। क्रेपिटस में जब हमारा जो जॉइंट है वो मूव करता है तो एक चट चट करके साउंड आती है, तो वो जो साउंड है वो होती है क्रेपिटस। और फिर उसके बाद पेन और मसल स्पाज्म की वजह से हमारा जो जॉइंट है वो धीरे धीरे स्टिफ होने लगेगा और फिर उसके बाद जो हमारे जॉइंट्स है वो इनकॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और हमें ऐसा फील होने लगेगा कि हमारे जो जॉइंट्स हैं वो स्टेबल नहीं है और फिर उसके बाद उसमें डिफॉर्मिटीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गुरु लोग, ये जो क्लिनिकल फीचर्स थे ये थे हर उस जॉइंट के लिए जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो अब हम एक एक जॉइंट के बारे में बात करेंगे कि अगर उस जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा तो उसमें क्या क्या होगा। जो हमारे मेन दो जॉइंट है जिसमें मोस्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा जाता है वो है हिप एंड नी। सबसे पहले हम बात करते हैं नी की। तो अगर नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा तो हमें सबसे पहले जो पेन है वो देखने को मिलेगा मीडियल एंड एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ नी जॉइंट, और जो पेन होगा वो हमारे टीबिया के ऊपर के एरिया में होगा। जो हमारी टेंडरनेस है वो हमारी पेरीआर्टिकुलर लाइन पे होगी और टीबिया के ऊपर होगी। और फिर उसके बाद जो जॉइंट है वो पूरा का पूरा स्वेल कर जाएगा, जॉइंट के आसपास बहुत ज़्यादा स्वेलिंग देखने को मिलेगी। जो हमारा रेंज ऑफ मोशन है ना, फ्लेक्शन एक्सटेंशन का, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। हमारे जो क्वाड्रिसेप्स है उसकी वेस्टिंग देखने को मिलेगी और हमारी जो नी है वो धीरे धीरे वेरस डिफॉर्मिटी में जाने लगी और जो हमारा गेट है वो जर्की हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई नी की। अब बात करते हैं हिप की। जो हमारा हिप है उसमें जो हमारा पेन है वो डीप ग्रॉइन एरिया में होगा। जो हमारा गेट है वो एंटैल्जिक हो जाएगा और जो हमारी मसल की वीकनेस देखने को मिलेंगी वो देखने को मिलेंगी क्वाड्रिसेप्स और ग्लूटियल मसल्स की। जो हमारा रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन होगा वो होगा फ्लेक्शन और इंटरनल रोटेशन का। तो गुरु लोग, ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स ऑस्टियोआर्थराइटिस के। अब हम बात करते हैं कि हम इसे एग्जामिन कैसे करेंगे, हम इसे टेस्ट कैसे करेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है। तो हमें इसके एग्जामिनेशन में इसके क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। जो हमारा पेन है वो जॉइंट्स के बीच में होगा, टेंडरनेस और पेन जॉइंट लाइन पे होगा। हमें जॉइंट्स को मूव करने क्रिप्टस फील होगा। उस जॉइंट के आसपास की जो मसल्स हैं वो वीक और वेस्टेड दिखेंगी और जो जॉइंट है वो दूसरे जॉइंट से फूला हुआ दिखेगा और बड़ा दिखेगा। उसके आसपास हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी और उस जॉइंट्स के जो मूवमेंट है उसका जो रेंज ऑफ मोशन है वो हमें नॉर्मल से कम दिखेगा। और फिर उसके बाद आते हैं हम इसके रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे कि हमें एक्सरे में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो हमें एक्सरे में जो जॉइंट स्पेस है वो कम दिखेगा, हमें जॉइंट के आसपास शेडोइंग दिखेगी, हमें सब कॉन्डोस्क्लेरोसिस दिखेगा और जो जॉइंट है उसकी डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। गुड लोग, अब हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में ये जान लिया कि वो होता क्या है, उसका क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, कैसे होता है। हमने उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस और एग्जामिनेशंस भी जान लिए, तो हमें पता चल गया है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे होता है। तो हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजेनरेटिव प्रोग्रेसिव डिजीज है तो हम इसे पूरी तरीके से वापस से ठीक नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ इसका जो प्रोग्रेशन है वो स्लो करते हैं जिससे कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके, उसका लाइफस्टाइल बेटर हो सके। तो ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले बात करते हैं फार्माकोथेरेपी की, कि हम किन किन ड्रग्स का यूज़ करके ऑस्टियोआर्थराइटिक पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग होता है वो होते हैं हमारे एनासिड्स और एनाल्जेसिक्स, जिससे कि हमारे इन्फ्लेमेशन के साइंस और पेन जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद हम देते हैं कॉन्ड्रोप्रोटेक्टिव ड्रग्स, जो कि हमारे कार्टिलेज को प्रोटेक्ट और रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं, जिसमें हमारे ग्लूकोसमाइन और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट आते हैं। और फिर उसके बाद हमारे आते हैं
विस्को सप्लीमेंटेशन ड्रग्स। ये वो ड्रग्स होते हैं जो हमारी जॉइंट की विस्कोसिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ज़्यादा उन्हें स्मूथ बनाते हैं। तो हम इसमें देते हैं सोडियम हाइलुरोनेज, जो कि हम 3 से 5 बार देते हैं हफ्ते में। ये एक तरह के कॉन्ट्राप्रोडक्टिव है और विस्कोसिटी को बढ़ाता है। और अब फार्माकोथेरेपी के बाद हम बात करते हैं सपोर्टिव थेरेपी की। जो हमारी सपोर्टिव थेरेपी है ये बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव और हेल्पफुल साबित होती है जब ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात आती है। तो अगर जो पेशेंट है वो ओबीज है, ओवरवेट है, तो उसमें हेल्प करती है वेट रिडक्शन में, कि कैसे वो बिना ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन ऑस्टियोआर्थराइटिक जॉइंट पर डाले चल सकता है। और हम लोकल हीट प्रोवाइड करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिक जॉइंट पे, जिससे स्पाज्म और पेन से रिलीफ मिलता है। और हम पेशेंट को स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, इससे जो मसल्स उसके आसपास की वीक और वेस्टेड हो गई हैं वो वापस से स्ट्रेंथन हो सकें और स्पाज्म में ना जाए। तो अब हम बात करते हैं इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में। तो हम इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम ऑस्टियोटॉमी कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारी डिफॉर्मिटी है वो ठीक हो सके। जैसे कि हम अपर नी ऑस्टियोटॉमी करके वेरियस डिफॉर्मिटी को ठीक कर सकते हैं। और जब जो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये अपने लास्ट स्टेज पे होता है और वो दवाइयों और एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो सकता है, तो हम इन दी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, जो कि पार्शियल या फिर फुल हो सकता है। और फिर इसके अलावा हम जॉइंट डेब्रिमेंटेशन कर सकते हैं, जिसमें हम जॉइंट को ओपन करके उसमें से जितने भी डेब्रिमेंट्स हैं, कचरा है, जो डीजनरेटिव कार्टिलेज है उसमें फैल गया है, उसे हम निकाल लेते हैं और जो कार्टिलेज है उसे वापस से स्मूथ कर देते हैं। और फिर इसके अलावा आजकल ऑर्थोस्कोपिक ट्रीटमेंट भी होते हैं, जिसमें हम ऑर्थोस्कोपी से सेम जॉइंट डेब्रिमेंटेशन वाला ही प्रोसेस करते हैं, बस ये कम इन्वेजिव होता है, इसलिए आज के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो गुरु लोग, दैट्स इट फॉर टुडे। ये था हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो जाकर के लाइक कर दो, और बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई दोस्तों को दिखाना चाहते हो जाकर के शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।